हेलो। तो आज हम लोग अपील का एक जजमेंट डिस्कस करेंगे जिसमें ट्रायल कंक्लूड हो चुका है। ट्रायल में सज़ा हो चुकी है। जो सज़ा हुई है वो धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की हुई है, प्लस 10,000 रुपये का फाइन भी लगा है। 10,000 रुपये का फाइन नहीं देने पे 6 महीने की एडिशनल पनिशमेंट हो जाएगी। प्रोसिक्यूशन के कथनानुसार जो केस की कहानी है वो इस प्रकार है कि रुखसार नाम की एक लड़की होती है, उसकी शादी शाहरुख नाम के एक लड़के से 17/5/2018 को मुस्लिम ट्रेडिशन और कस्टम के अनुसार होती है। दहेज वगैरह भी दिया जाता है। शादी के बाद रुखसार अपने ससुराल में रहती है। थोड़े टाइम बाद जो रुखसार के इन लॉज फैमिली होती है, ससुराल के लोग होते हैं, वो उसको बहुत प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं और भी अधिक दहेज लाने के लिए। 21/12/2018 को सुबह के करीब 9 बजे की बात है। वो किचन में खाना बना रही होती है कि शाहरुख जाता है किचन में और उसको मारना पीटना शुरू करता है। आयरन रॉड से मारना पीटना शुरू कर देता है। और उसी के बाद उसकी सास, उसकी ननद, उसके देवर, ये सभी आते हैं। वो सब भी मारना पीटना शुरू कर देते हैं और ये लोग उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। और जो शाहरुख है वो उसमें आग लगा देता है जिससे कि वो जल जाती है। और ये लोग फिर बाहर भाग जाते हैं। उसमें उसके शरीर पे आग लग जाती है तो वो चीख पुकार मचाने लगती है, चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग सुनते हैं तो आते हैं। उसी में एक अफसाना नाम की लड़की होती है, वो आती है। वो उसको बचाती है, कपड़े से लपेटती है, पुलिस को फ़ोन करती है। और जो उसके फादर है रुखसार के, उसके फादर को भी फ़ोन करके बताती है। पुलिस आती है, उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, वहाँ पे एडमिट करती है। उसके फादर भी आते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है। उसके फादर एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं इस ऑफेंस में उसी दिन 21/12/2018 को ही। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि एफआईआर तो लॉन्च हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन पुलिस स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं करती है। मतलब जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, जहाँ पे उसको जलाया गया था, वहाँ पे जा कर के उसका निरीक्षण नहीं करते हैं और ना ही कोई रिकवरी करते हैं कि वो बॉटल वगैरह जो केरोसिन का था वो सब और माचिस वगैरह जो कुछ भी है वो रिकवरी नहीं होती है, जिससे कि स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं होता है और ना ही रिकवरी होती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी सबूत उस टाइम पे पुलिस नहीं इकट्ठा कर पाती है और उसका इलाज वहाँ पे चलता है। तभी जो है उसी दिन 21/12/2018 को ही रुखसार अपना एक डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवाती है। मतलब मृत्यु से पूर्व जो बयान होता है वो रिकॉर्ड करवाती है। उस बयान को नायब तहसीलदार जो है वो लिखते हैं और वो बताती है क्या क्या उसके साथ घटना घटी है। जो डॉक्टर हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, वो उस डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर और नीचे अपनी लाइनें लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि शी इज़ कॉन्शियस ओरिएंटेड एंड फिट फॉर स्टेटमेंट, कि वो कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है और स्टेटमेंट देने के लिए फिट है। नीचे भी फिर वो लिखते हैं कि शी रिमेन्ड कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड ड्यूरिंग डाइंग डिक्लेरेशन, कि वो डाइंग डिक्लेरेशन जब अपना बयान दे रही थी मृत्यु से पूर्व, तो बयान देते वक्त वो कॉन्शियस थी और ओरिएंटेड थी। ये लिखते हैं लाइन और डाइंग डिक्लेरेशन लिखते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन में जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है कि वो बताती है कि वॉशरूम क्लीनिंग को लेकर के उसकी सास उसके हस्बैंड को उकसाती है और उसके हस्बैंड आते हैं, उसको मारना पीटना शुरू करते हैं और अधिक दहेज लाने के लिए भी फिर उसी टाइम मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों लोग, मतलब उसकी सास और उसके पति, दोनों लोग मिल करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और फिर उसका हस्बैंड उसमें आग लगा देता है जिससे कि उसके शरीर में आग लग जाती है। वो चीखने चिल्लाने लगती है कि तभी जो है उसकी नेबर जो है अफसाना, वो आती है, उसको बचाती है, कपड़े से कवर करती है। और जब ये घटना घटती है तो उस टाइम पे उसकी सास, उसके हस्बैंड और उसकी ननद होती है। लेकिन ये बात कहती है उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में कि उसकी ननद का इस अपराध से कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी सास और उसके हस्बैंड ने ही मिल करके उसको जलाया है, मारा पीटा है। और वो एक बात और बताती है इसमें कि मैं 8 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये उसका डाइंग डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद उसका इलाज चलता रहता है हॉस्पिटल में। 5 जनवरी सन 2019 को, लगभग 15 दिन के बाद, घटना जो घटी है उसके 15 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है।
जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद पुलिस जाती है, स्पॉट इंस्पेक्शन करती है, वहाँ पे निरीक्षण करती है, पंचायतनामा होता है उसी दिन जिस दिन डेथ होती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंजरी आती है वो ये होती है कि सुपरफिशियल टू डीप थर्मल बर्न इंजरी, मतलब कहीं कहीं पे हल्का, कहीं पे बहुत गहरा जलने के निशान होते हैं, और ये निशान पूरे शरीर पे होते हैं। जो पैर का कुछ हिस्सा है उसको छोड़ करके पूरे शरीर पे होते हैं, इसका मतलब वो 90% जली होती है। और जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो सेप्टिसीमिया एंड शॉक होता है एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम थर्मल बर्न इंजरी, मतलब जलने की वजह से जो चोटें आई हैं उसकी वजह से उसकी डेथ होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट जो है वो उसके पति और उसकी सास के खिलाफ सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट को के यहाँ। मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं, चार्जेस फ्रेम करते हैं। जो अक्यूज्ड है मतलब उसके हस्बैंड और उसकी सास, उनको पूछा जाता है कि क्या आप मानते हैं कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है। वो डिनाई करते हैं कि मैंने नहीं किया है। तो कोर्ट फिर ट्रायल शुरू करती है। ट्रायल शुरू करती है तो ट्रायल कोर्ट के सामने एफआईआर, साइट प्लान, पोस्टमार्टम, चार्जशीट, पंचायतनामा एंड डाइंग डिक्लेरेशन, ये सभी चीज़ें कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। 15 गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं। 15 गवाह में से 1 से 7 तक के जो गवाह होते हैं वो प्रोसिक्यूशन के गवाह होते हैं, जिसमें से पहले गवाह जो है वो उसके फादर खुद होते हैं। जो दूसरे नंबर पे गवाह है वो उसके फादर का भांजा होता है। तीसरे नंबर पे जो गवाह होते हैं वो उसके फादर का भतीजा होता है। चौथे नंबर पे जो गवाह होती है वो अफसाना होती है, वो लड़की जो उसकी पड़ोसी है जो आई थी उसको बचाई थी कपड़े वगैरह कवर करके, और उसके फादर को फ़ोन की, पुलिस को फ़ोन की। तो चौथी गवाह वो लड़की होती है। पांचवी गवाह उसके अंकल होते हैं। छठवें गवाह उसके फादर का भतीजा होता है, और सातवां गवाह उसके अंकल होते हैं। ये सभी 7 गवाह होते हैं प्रोसिक्यूशन के साइड से। लेकिन ये 7 के सातों गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, मतलब अपने बयान से पलट जाते हैं। और 8 से 15 तक के जो गवाह होते हैं वो पुलिस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं। नायब तहसीलदार वही पर्सन है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन को लिखा था ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ रुखसार, जिसकी डेथ हो गई है वो बताती है क्या क्या हुआ था, तो नायब तहसीलदार उसको लिखते हैं। ये सभी गवाह होते हैं। कोर्ट इस बात पे फिर जाती है जब ये सब लोग पक्ष विरोधी हो जाते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं, अपने बयान से पलट जाते हैं, तो कोर्ट इस बात पे जाती है कि अब ये जो केस है पूरा का पूरा ये डाइंग डिक्लेरेशन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी प्रोसिक्यूशन के गवाह थे वो तो सब अपने बयान से पलट गए। तो अब डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसको बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए, इसको एग्जामिन करना चाहिए, और उसके बाद ही इस पे कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो हाई कोर्ट में जो उसकी सास है उसके और उसके हस्बैंड है, उनकी तरफ से जो वकील होते हैं उनके बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं, जिसमें पहला उनका आर्गुमेंट तो यही होता है उसकी सास और उसके हस्बैंड का, कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल फिटनेस ऑफ रुखसार वो नहीं लगाया गया है, वो नहीं है। तो उनका आर्गुमेंट ये होता है कि भले ही डाइंग डिक्लेरेशन के टॉप एंड बॉटम पे लिखा गया है शी इज़ फिट फॉर मेकिंग स्टेटमेंट, बट इट्स डज नॉट मीन दैट शी इज़ मेंटली फिट फॉर मेकिंग स्टेटमेंट। समवन इज क्लिनिकली फिट बट इट्स डज नॉट मीन दैट शी इज़ मेंटली फिट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये सर्टिफाई किया गया हो कि वो मेंटली फिट है। मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया है। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसमें से एक जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो खुद ही बताते हैं कि जो रुखसार है उसको उसके फादर ने सिखाया था कि डाइंग डिक्लेरेशन कैसे देना है। और जो डॉक्टर है हु सर्टिफाइड द फिटनेस ऑफ रुखसार, जिसने रुखसार के फिटनेस को बताया उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में कि शी इज़ फिट फॉर मेकिंग स्टेटमेंट सो एंड सो, वो डॉक्टर कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसके वर्ड्स टिपिकल होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि किसी वेल एजुकेटेड पर्सन ने लिखा हो। लेकिन वो जो रुखसार थी वो तो इलिटरेट थी, तो जो इलिटरेट पर्सन होता है उसके वर्ड्स अलग होते हैं, तो उसी की भाषा में हूबहू बहू डाइंग डिक्लेरेशन लिखा जाना चाहिए था, जबकि उसके वर्ड्स जो है वो टिपिकल होते हैं। और जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो कहते हैं कि मेरी प्रेजेंस में डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और जो नायब तहसीलदार है जिन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन को लिखा था उसके कहने पे,
वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि व्हेन एंड वेयर डीडी वाज रिकॉर्डेड, कब और कहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया था। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है, सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो अक्यूज्ड को जब उसका 313 का बयान होता है उस टाइम उसके सामने नहीं रखा गया था। 313 का बयान वो है कि आप ये समझिए शुरू से कि ऑफेंस जब कमिट होगा उसके बाद एफआईआर होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाएगी, मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेंगे, कॉग्निजेंस के बाद समन वारंट करके अक्यूज आएगा, उसको जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिए जाएंगे अंडर सेक्शन 207 सीआरपीसी में। फिर उसके बाद जो केस है वो प्रोसिक्यूशन ओपन करेगा, डिस्चार्ज फाइल होगा, डिस्चार्ज के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन के साइड से चार्जेस फ्रेम होने के बाद उसको जो अक्यूज्ड है उसको पूछा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी। उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन के साइड से सबूत गवाह पेश किए जाते हैं, डिफेंस के साइड से सबूत गवाह पेश किए जाते हैं। इसके बाद उसका जो 313 का बयान होता है जिसमें उसको पूछा जाता है कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, तब उसका जो बयान 313 का होता है वो, तो उस टाइम पे जो उसका 313 का बयान हुआ उस टाइम पे ये डाइंग डिक्लेरेशन उसके सामने नहीं रखा गया। तो ये जो है रखा जाना ज़रूरी था, ये सब भी नहीं होता है। जो सरकारी वकील होते हैं, जो उसके रुखसार की तरफ से, उसके फादर की तरफ से एडवोकेट होते हैं, वो सरकारी वकील होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब डॉक्टर ने कहा शी इज़ फिट तो मेंटल फिटनेस इंक्लूड्स इन दैट। लेकिन कोर्ट कहती है नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेडिकल मेंटल फिटनेस एंड क्लिनिकल फिटनेस। डॉक्टर ने भले ही कहा कि शी इज़ फिट, तो इसका मतलब है कि वो क्लिनिकली फिट है, बट इट्स डज नॉट मीन दैट शी इज़ मेंटली फिट। तो इस बात पे कोर्ट जो है डाइंग डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन उठाती है, जबकि सारा केस जो है डाइंग डिक्लेरेशन पे ही डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात कोर्ट इस बात पे जाती है कि अगर कोई पर्सन 90% जला हुआ है तो वो अपने होशो हवास में नहीं रहेगा, सदमे में रहेगा और भ्रमित रहेगा। उस कंडीशन में अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन किसी का रिकॉर्ड हुआ है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन पे संदेह जाता ही जाता है। और इसके साथ डाइंग डिक्लेरेशन पे भी संदेह है, क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि वो उसमें क्लैरिटी नहीं है और उस मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं है। और साथ ही साथ जो आई विटनेस थी, जो अपना अफसाना आई हुई थी बचाने के लिए, वो भी अपने बयान से पलट जाती है। वो कहती है कि जो आग है वो लगाई नहीं गई थी हस्बैंड के द्वारा, बल्कि एक्सीडेंटली वो आग लग गई थी किचन में। तो वो भी होस्टाइल हो जाती है, वो भी अपने बयान से पलट जाती है और ये बात बोल देती है कि वो जो आग है वो हस्बैंड ने नहीं बल्कि एक्सीडेंटली लग गई थी। और स्पॉट इंस्पेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम पे इमीडिएटली, तो कुछ इससे रिलेटेड उसके पास एविडेंस भी नहीं आ पाए पुलिस के पास। तो कोर्ट इस बात पे डाउट करती है डाइंग डिक्लेरेशन पे। और इसमें ये निकल कर के आती है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ था, वो डाइंग डिक्लेरेशन में ये नहीं लिखा हुआ था कि वो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने के बाद रुखसार को पढ़ करके सुनाया गया और वो सेटिस्फाई हो गई कि जो वो कहना चाहती है वही लिखा है। तो जब उसको पढ़ करके नहीं सुनाया गया तो डाइंग डिक्लेरेशन में वो कुछ और बोल रही है और हमने कुछ और लिख लिया अगर गलत, और उसको पढ़ करके नहीं सुनाया तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन पे डाउट आ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ था उसमें वो ये बताती है कि शी इज़ प्रेग्नेंट फॉर 8 मंथ्स, वो 8 महीने से प्रेग्नेंट है, बट नो एविडेंस वाज प्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू दिस। और न ही फीटस का क्या हुआ, इससे भी रिलेटेड कोई एविडेंस वगैरह कुछ भी नहीं कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। और जो इमरजेंसी डॉक्टर है जिन्होंने फिटनेस वो लिखा हुआ था डाइंग डिक्लेरेशन में कि शी इज़ फिट, वो जो डॉक्टर थे वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इन सभी के आधार पे ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसमें जहाँ पे अपील फाइल हुआ था, उसके पहले उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट अपील में इन सभी के आधार पे उनके हस्बैंड और सास को बाइज्जत बरी कर देते हैं, एक्विट कर देते हैं, निर्दोष साबित हो जाते हैं, वो इसमें दोष मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू।